नमस्ते दोस्तों। मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, हम देखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस साल 2024 की नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें 3000 के करीब नई वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या क्या उनकी गाइडलाइंस हैं, क्या क्या सीबीआई के द्वारा क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, कब तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्या आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या इसके क्राइटेरिया है। तो हम डिटेल में इस नोटिफिकेशन को स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। तो दोस्तों, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, ओपनिंग डेट, वो हमारी 21 फरवरी 2024 है। मतलब 21 फरवरी 2024 से आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हमारे पास 6 मार्च 2024 है। मतलब आप 6 मार्च 2024 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसकी अभी टेंटेटिव डेट आई है, फाइनल डेट नहीं है, बट टेंटेटिव डेट ही हमारी ऑलमोस्ट केसेस में फाइनल डेट होती है। तो इसका जो एग्ज़ाम है, 99% चांसेस है वो एग्ज़ाम 10 मार्च 2024 को हो सकता है। और हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी आई है दोस्तों? 3000 वैकेंसी आई है। आप 21 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं और 10 मार्च इसकी एग्ज़ाम की डेट है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाते हैं तो जल्दी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारे पास जो वैकेंसीज़ है वो कितनी है? इन टोटल हमारे पास 3000 वैकेंसी है, जो कि टेंटेटिव है। अगर चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी को वो कम भी कर सकता है और वो ज़्यादा भी कर सकता है। अगर हम बात करें एज की, कि कितने साल का बंदा कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, जो कैंडिडेट है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच का ही होना चाहिए। अगर वो 1996 से पहले का बोर्न है या फिर 2004 के बाद का बोर्न है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, जो कि हमारी कैटेगरी है। कैटेगरी वाइज हमारे पास रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर एससी है, एसटी है, ओबीसी है या फिर पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो जो यूनिवर्सिटी है उससे आपने कोई भी, किसी भी ग्रेजुएशन में डिग्री कर रखी है वो आपको चाहिए। ग्रेजुएशन चाहे आपने कॉमर्स में कर रखी है, आर्ट्स में कर रखी हो, साइंस में कर रखी हो, मेडिकल में कर रखी है, डजेंट मैटर। बस आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो कैंडिडेट है शुड हैव कंप्लीटेड एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन आफ्टर 31 मार्च 2020 के बाद। जो भी जैसे किसी भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो उसके पास उसकी डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अप्रेंटिस के एंगेजमेंट के लिए आपके पास एक मेडिकल फिट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं? आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन बात क्या है, जो कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न के लिए ही अप्लाई कर सकता है। ये नहीं है कि आप हरियाणा से भी अप्लाई कर रहे हो और आप बिहार से भी अप्लाई कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वो किसी दूसरी बैंक के साथ या फिर सीबीआई के साथ पहले या फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अंडर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंडर वो नहीं गया हो। अगर वो पहले किसी ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुका है या फिर ऐसे ट्रेनिंग ले चुका है तो वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। या फिर वो कैंडिडेट जिसके पास 1 साल से ज़्यादा का जॉब ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन होने के बाद उसने 1 साल से ज़्यादा कहीं पर जॉब करी है, तो वो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा, वो होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू जिसमें हमारे पास होने वाले हैं। इसके जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें हमारे पास 5 पार्ट्स इंक्लूड होने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या क्या होगा? क्वान्टिटेटिव होगा, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज। ये चारों को मिला के हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में क्या होगा? बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स आएंगे।
थर्ड में क्या आएगा, बेसिक रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट होंगे। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होंगे। और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे। तो इन पांचों पार्ट्स को मिला के हमारा टोटल ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। और जो सिलेक्शन है वो हमारा मेरिट बेसिस पर होगा। जो भी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे हमारी मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और एक और होना चाहिए, आपका लोकल लैंग्वेज प्रूफ भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड करती है कि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने हरियाणा से फॉर्म फिल किया है तो आपके पास हिंदी लैंग्वेज का प्रूफ भी होना चाहिए। प्रूफ के लिए क्या है, आपके पास 8th है, 10th है या 12th में, या फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर आपका एक सब्जेक्ट वो लैंग्वेज से रिलेटेड होना चाहिए। नॉर्मली 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें आपका वो सब्जेक्ट मेंशन होता ही है 90% केसेस में, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं इसमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो हमारा 12 महीने का होगा। ठीक है, और हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्टूडेंट को कितनी सैलरी मिलेगी। अगर आप सेमी अर्बन या फिर रूरल ब्रांच में तो आपको 15,000 मिलेंगे, अर्बन ब्रांच है तो भी 15 मिलेंगे, मेट्रो ब्रांच है तो भी आपको 15,000 मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंसेज या बेनिफिट से सम्मानित नहीं किया जाएगा। कोई भी आपको अलाउंसेज है, HRA है, DA है, TA है, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको हर महीने एक कैजुअल लीव दी जाएगी। जो भी बैंक में जिस भी हॉलीडे की छुट्टी होगी वही आपको छुट्टी दी जाएगी। आप एक टाइम पे सिर्फ 4 ही कैजुअल लीव एक साथ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी लीव की हो जाएगी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस बेसिस पर आप लीव ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी अपर एज में रिलैक्सेशन कितनी होती है। अगर आप शेड्यूल कास्ट या SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी अपर एज है उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। या फिर पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 जो राइट्स हुए थे उससे अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है तो उसको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। या फिर जो कोई विडो है, डाइवोर्स्ड वुमेन है एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको 35 साल तक का एज कंसेशन, मतलब उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 साल हो जाएगी जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। OBC के लिए 38 ईयर्स हो जाएगी और SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स की आपकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सारा क्राइटेरिया था। अब हम बात आगे देख लेते हैं। ये जो क्राइटेरिया, जो आगे इन्फॉर्मेशन है इतनी ज़्यादा हमारे लिए काम की नहीं है। जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए कैटेगरी डिवाइड करी जाती है कि आप किस कैटेगरी के अंडर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी कितनी इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस होने वाली है। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं, PWD कैटेगरीज से आते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन में आते हैं, तो आपके 400 रुपये प्लस आपको GST देना पड़ेगा 18%। अगर आप SC ST या फिर जितने भी वुमेन कैंडिडेट है या आप EWS कैटेगरी से आते हो तो आपको 600 प्लस GST देना पड़ेगा। या फिर अदर जो कैंडिडेट रह गए, अब जो जनरल कैटेगरी के रह गए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के रह गए हैं, उनको 800 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हो तो उसके बेसिस पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो आपको उस जॉब से निकाल दिया जाएगा, ये नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक लिंक दिया गया है, ये www.nats.education.gov.in। आपको इस पे अप्लाई करना है और वहाँ पर आपके पास सेक्शन पे जाना है, आपको अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसी। फिर आपको उसमें सर्च करना है अप्रेंटिसशिप किस बैंक के साथ कर रहे हैं हम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो उसको वहाँ पे सर्च करके फिर आप अप्लाई कर दीजिए। फिर जैसे जैसे उस पर प्रोसीजर आएगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप एक बार जैसे ही आपको साइट ओपन करके देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अगर आपको नहीं आता है अप्लाई करना तो आप किसी भी शॉप पर जाकर, नियर बाय शॉप पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की। हमारे पास 3,000 अप्रोक्स 3,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। अब जो ये वैकेंसी है वो हमारी रीजन वाइज होती है, हमारी तो रीज़न वाइज ही आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे अगर हम बात करें कोलकाता रीजन की, उसमें एक वैकेंसी है। अगर हम बात करें हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश की, उसमें टोटल 100 वैकेंसीज़ है, उसमें रीज़न अलग अलग है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो हमारे पास 10 वैकेंसीज़ है। असम की बात करें तो 70 वैकेंसीज़ है। बिहार की बात करें तो 210 वैकेंसीज़ है। चंडीगढ़ की बात करें तो हमारे पास 11 वैकेंसीज़ है। छत्तीसगढ़ में 76 वैकेंसीज़ है। दादर एंड नगर हवेली एंड दीव दमन में आपके पास 3 वैकेंसी है। दिल्ली की बात करें तो आपके पास 90 वैकेंसी है। गोवा में आपके पास 30 वैकेंसी है। गुजरात में आपके पास 270 वैकेंसी है। हरियाणा में आपके पास 95 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 26 वैकेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर में 8 वैकेंसी है। झारखंड में 60 वैकेंसी है। कर्नाटका की बात करें तो 110 वैकेंसी है। केरला में 87 वैकेंसी है। लद्दाख में 2 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आपके पास 300 वैकेंसी है। और महाराष्ट्र में 320 वैकेंसी है। मणिपुर में 8 वैकेंसी। अगर हम मेघालय की बात करें तो हमारे पास 8 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी सॉरी। मिजोरम की बात करें तो 3 वैकेंसी है। नागालैंड में 8 वैकेंसी है। ओडिशा में 80 वैकेंसी है। पांडिचेरी या पुडुचेरी, इसमें 3 वैकेंसी है। पंजाब में 115 वैकेंसी है। राजस्थान में 105 वैकेंसी है। सिक्किम में 20 वैकेंसी है। तमिलनाडु में 142 वैकेंसी है। तेलंगाना में 96 वैकेंसी है। त्रिपुरा में 7 वैकेंसी है। यूपी की बात करें तो हमारे पास 305 वैकेंसी है। उत्तराखंड की 30 वैकेंसी है। और वेस्ट बंगाल के हमारे पास 194 वैकेंसी है। तो इन टोटल हमारे पास 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, जो कि टेंटेटिव इन नेचर है। इसमें से ऊपर नीचे हो सकती है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, बट हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है। इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो हरियाणा की कम वैकेंसी है तो हम उत्तर प्रदेश से भी अप्लाई कर देते हैं और गुजरात से भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स की वैकेंसी ज़्यादा है। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती मत करना। जिस भी जगह का आप सबसे पहले फॉर्म फिल करेंगे, उसी की आपकी फाइनल लास्ट में उसी रीज़न से आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, वो दोस्तों प्लीज़ 6 मार्च से पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छा ऑफ़र है आपको। इन हैंड आपको मतलब एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, तो जो आपकी इन फ्यूचर जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।